कल सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है उस पर पार्शियली क्या लगा दिया है, स्टे लगा दिया है। ये क्यों लगाया है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो वक्फ बोर्ड जो एक्ट आया है वो प्राइमा फेसी आर्बिट्रेरी है। अब ये यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को हम इसको आगे समझेंगे कि आखिर ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो हम इसको आज समझने वाले ये आर्टिकल है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम समझने वाले हैं यूपीएससी के लिए। तो दोस्तों आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज हम द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये ऐसे आर्टिकल लेकर आए हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं और शेयर करते रहें। शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारी जो वीडियोज हैं या हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगी जिन बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए या जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूपीएससी की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो फीडबैक आईएएस है, फीडबैक आईएएस करंट अफेयर्स क्या कर रहा है, फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो फीडबैक आईएएस क्या करने वाला है, फीडबैक आईएएस लॉन्च करने वाला है। जो बच्चे यूपीएससी 2026 का प्रीलिम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम प्रीलिम से पहले क्या करेंगे, 18 मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा आपके जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं, जितने भी एडिटोरियल हैं, सारे कवर हो पाएँ और जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये तो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो करंट अफेयर्स आपने सुना ही ना हो, क्या आप उस क्वेश्चन को टच कर पाएंगे? अगर आप टच भी करेंगे तो 100% चांसेस हैं वो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि एक आध तुक्का लग सकता है। सारे क्वेश्चन में आप गैस नहीं कर सकते, आप तुक्का नहीं मार सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप जो करंट अफेयर्स को, सारे करंट अफेयर्स को फॉलो करें। और यूपीएससी का हमेशा से ट्रेंड रहा है, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो यूपीएससी जो करंट अफेयर जो पूछ रहा है कितना दोस्तों, 18 मंथ का यूपीएससी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो यू हैव टू कवर एटलीस्ट 18 मंथ करंट अफेयर्स बिफोर द एंटरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स कम से कम कितना, 18 मंथ का कवर करना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा करंट अफेयर्स कवर कैसे करना है, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम एज वेल एज मेंस। तो मैंने जैसे बताया है, मेरी एक वीडियो है हाउ टू कवर यूपीएससी करंट अफेयर्स या हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें एज वेल एज मेंस की बात करें तो आपने देखा होगा मैंने उसमें बताया है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया है कि किसी भी आर्टिकल को कैसे कवर किया जाता है, किसी भी आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाता है, यूपीएससी के सिलेबस से कैसे लिंक करें और पीवाईक्यू से कैसे लिंक करें। अगर हम लास्ट 5 ईयर के ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखें तो कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए, सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर हमने बताया है। और जो हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन ये हमारा करंट अफेयर जो है वो इंटरव्यू के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा इंटरव्यू में क्या है दोस्तों, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से। स्टैटिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं बट वेटेज हमेशा से
करंट अफेयर्स का रहता है। तो आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हम जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम इधर उधर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सीधे करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आने वाला है। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपको मछली देखनी है, वो मछली है कि उसी पर निशाना लगाना है, आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। आपने एक कहानी सुनी होगी दोस्तों, कछुए और किसकी सुनी होगी, कछुए और रैबिट की आपने कहानी सुनी होगी। तो कछुआ क्या करता है, बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ता है। उसको ना इधर की कुछ खबर होती है ना इधर को, उसको इन्वायरमेंट से कुछ लेना ही नहीं देना होता है कि इधर इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है। वो बस अपनी चाल चलता रहता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। तो वो कंसिस्टेंसी स्लोली 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 चलता रहता है। इसलिए आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज़ में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप डेली अगर 3 आवर्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, तो यू कैन क्लियर यूपीएससी एग्जाम, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। बट आपने 3 घंटे आज पढ़ लिया लेकिन अगले हफ्ते तक कोई पढ़ाई नहीं की, तो आप यूपीएससी क्या कोई एग्जाम, आप पटवारी का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कंसिस्टेंट रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और खुद से ईमानदार रहें, जब आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। तो चलिए, और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेली एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप हमारे जो यूपीएससी के जो आंसर राइटिंग होती है, जो इसेंशियल पार्ट होता है यूपीएससी की जर्नी में कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, तो फीडबैक आईएएस ने एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। तो आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को देखें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.feedbackias.com को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम कितना यूनिक है और वो कैसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनकी आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। तो हाँ, आप प्रोग्राम को ज़रूर विजिट करिए। चलिए, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है हमारे। हम क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स ला रहे हैं, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। अब हम क्या एक चीज़ शुरू करने वाले हैं, जैसे दोस्तों अगस्त निकल गया, जुलाई निकल गया, या जितने भी मंथ निकल गए, हम हर मंथ के क्या है एमसीक्यू लाने वाले हैं। जो भी हम द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं या हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे लेकर हम जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं वो लेकर आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि दोस्तों हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम जो है बहुत स्लोली काम कर पा रहे हैं। करंट अफेयर्स आ रहा है, फिर एनसीईआरटी के भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, इथिक्स के कोर्सेज लॉन्च होंगे, ऐसे के कोर्सेज लॉन्च होंगे, हिस्ट्री के कोर्सेज लॉन्च होंगे। तो सारी चीज़ें हम दोस्तों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पटरी पर ला रहे हैं। तो फीडबैक आयस पूरी कोशिश कर रहा है जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कोचिंग की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो चलिए, आज जो डेट हो रही है कितनी हो रही है दोस्तों, 16 अगस्त हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों, 16 अगस्त की डेट हो रही है। आज हम 16 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं हम आज देखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपने आज क्या क्या सीखा, कितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल। मुझे लगता है कि आप आज अगर क्लास अटेंड करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में काम आ सकता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप ना करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसको क्या कर दिया, स्टे कर दिया। अगर हम 2025 के एक्ट की बात करते हैं तो क्यों स्टे दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि ये प्राइमा फेसी आर्बिट्रेरी है। तो हम इस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि 1995 में इस एक्ट के क्या प्रोविज़न है, 2025 में क्या प्रोविज़न है, कौन से आर्बिट्रेरी प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्टे लगा दिया। हम इसके प्रोविज़न देखेंगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और इसके आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है, सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ का जो चेंजेज हुआ है और जो अपहोल्ड एक्ट उस पर क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया है। तो ये जो आर्टिकल हो जाता है दोस्तों जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये ऐसे, इस पर ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस आर्टिकल को अगर मिस करते हैं तो दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा कि आप अपने नंबर का लॉस कर रहे हैं, मेंस में आप अपने नंबर का लॉस कर रहे हैं और प्रीलिम्स में आप अपने नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए। अगर हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें पॉलिटिक्स में तो क्या इंडिया क्या कर रही है, इंडिया लैग कर रही है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, सारी चीज़ें हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे। वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप कुछ ना कुछ आज ज़रूर सीख के जाएंगे दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों ये भी आज जो हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं वो जनरल स्टडीज पेपर 2 के, बिकॉज जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है आज का, वो जितने भी आर्टिकल हैं वो जनरल स्टडीज पेपर 2 से रिलेटेड आए हैं, तो हमने उस आर्टिकल को लिए। अगर हम ईडी की बात करते हैं तो दोस्तों ईडी का जो कन्वेक्शन रेट है अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, उसके अंदर ईडी का कन्वेक्शन रेट कितना है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ईडी तो बहुत ज़्यादा कह रही है, हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो कितना है, वो 94 है। हम सारी चीज़ें क्या है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है दोस्तों, लास्ट आर्टिकल भी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। क्या है, जितने भी आर्टिकल हैं जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल इन कास्ट क्राइम, जो कास्ट क्राइम में उसमें एंटीसिपेटरी बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप एंटीसिपेटरी बिल को अच्छे से समझना चाहते हैं या अच्छे से देखते हैं कि व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल और क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर्स होता है, इसमें अड़चनें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, रिफॉर्म्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हैं, सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, पहला आर्टिकल वक्फ बोर्ड के ऊपर है। मैंने जैसे बताया दोस्तों यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है 2025 का, उसको क्या किया है, उसको पर स्टे लगा दिया। स्टे उनके जो प्रोविजन है वक्फ बोर्ड एक्ट के उस पर पार्शियली स्टे लगा दिया है। स्टे क्यों लगाया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, वॉट हैज सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जितने भी प्रोविजन हैं किसके अंदर, वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 के अंदर, वो प्राइमा फेसी आर्बिट्रेटरी हैं। कैसे आर्बिट्रेटरी हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया आर्बिट्रेटरी वक्फ चेंजेज एंड अपहोल्ड एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के चेंजेज हम आगे देखेंगे। हम जो मैंने ये जो पिक्चर्स लिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पिक्चर्स क्या कहती है, कौन कौन से चेंजेज हैं जिसको आर्बिट्रेटरी कह रही है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन से चेंजेज हैं दोस्तों, हम वो देखने की कोशिश करते हैं आखिर कौन कौन से चेंजेज हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइमा फेसी आर्बिट्रेटरी, द लैक ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म to ascertain whether the person has been practicing Islam for at least 5 years। तो इसके अंदर जो दोस्तों प्रोविजन है, वक्फ कौन क्रिएट कर सकता है, वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो एट लीस्ट कम से कम 5 साल से इस्लाम क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। विच इज रिक्वायरमेंट क्रिएट द वक्फ, वही क्रिएट कर सकता है वक्फ। ये एक प्रोविजन है। तो हम आगे देखेंगे इस प्रोविजन में प्रॉब्लम क्या है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों
टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं, जो इस एक्ट का सेक्शन सी है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सेक्शन सी है क्या, व्हाट इज सेक्शन सी अंडर द वक्फ बोर्ड एक्ट, सॉरी अंडर द वक्फ बोर्ड एक्ट, कहा जो 2025 है। प्रोविजियो that work loses its character immediately upon the doubt being government property। मान लीजिए अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी अगर किसी को डाउट हो जाए ये जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट लैंड है, ये जो प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट लैंड है, तो क्या होगा, इमीडिएटली वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, इमीडिएटली जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बिफोर द इंक्वायरी कंप्लीशन अलाउइंग द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड स्टेट गवर्नमेंट to unilaterally alter the revenue and the वक्फ बोर्ड records respectively, changing the status वक्फ प्रॉपर्टी into the government property। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगी इमीडिएटली। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रोस्पेक्टिवली। अगर हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट स्टेटस की बात करते हैं, द आर्ग्यूमेंट दैट वक्फ प्रॉपर्टी लूजेज इट्स स्टेटस इफ नोटिफाइड एज द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाज टर्म एज द फैलेसी। अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तब भी क्या होगा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी डोनेशन, इट एड्रेस द कंसर्न अबाउट द रिस्ट्रिक्टिंग ट्राइबल मुस्लिम फ्रॉम डोनेटिंग लैंड एज वक्फ ओवर द पोटेंशियल थ्रेट टू द कल्चरल माइनॉरिटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम आगे समझने की कोशिश करते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और व्हाट इज वक्फ, आखिर वक्फ क्या होता है। आपको पता होगा जो मुस्लिम्स के जितने लॉज होते हैं या मुस्लिम्स के जितने भी कस्टम्स होते हैं वो कहाँ किस लॉ के अंडर में दोस्तों आते हैं। अगर हम वक्फ की बात करते हैं दोस्तों, जो एक परमानेंट डेडिकेशन होता है प्रॉपर्टी का बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल पर्पस गवर्न्ड बाय द वक्फ एक्ट 1995। तो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम अगर मॉस्क की बात करते हैं, दरगाह की बात करते हैं, और जितनी मुस्लिम प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर आती है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है 1995 के। अगर हम चैरिटेबल जो लैंड होती है उसकी बात करते हैं, रिलीजियस या पायस जितनी भी लैंड होती हैं गवर्न्ड बाय द वक्फ एक्ट 1995। पहले क्या होता था, वक्फ एक्ट जो 1995 है उसके अंडर जो भी वक्फ की लैंड होती थी वो आती थी, उसके द्वारा गवर्न की जाती थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट चेंज इन 2025 अमेंडमेंट, जो 2025 का अमेंडमेंट आया है उसके अंदर क्या चेंजेज हुए आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उसके अंदर क्या है दोस्तों, पहले तो अगर किसी को वक्फ बनाना है या वक्फ क्रिएट करना है, उसको 5 साल से वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, 5 साल से इस्लाम को क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो सेक्शन है इसके अंदर दोस्तों सेक्शन 3 है। अगर मान लीजिए कोई वक्फ की लैंड है, कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी को अगर डाउट हो जाए ये जो लैंड है वो स्टेट लैंड है, ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो क्या होगी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तुरंत लॉस्ट हो जाएगी और ट्रांसफ़र किसको कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समवन रेजेस डाउट गवर्नमेंट लैंड, तो क्या है वो तुरंत लॉस्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर हम वक्फ काउंसिल की बात करते हैं, अगर वक्फ काउंसिल है तो उसमें मेंबर्स की जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो मुस्लिम की होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, वो नॉन मुस्लिम की है। मोर नॉन मुस्लिम मेंबर इन द वक्फ काउंसिल। और रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करते हैं तो डीड क्या कहिए, डीड को मैंडेटरी किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर डीड क्या होता है दोस्तों, डीड एक विश्वास पत्र होता है, तो डीड को मैंडेटरी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है और ये चेंज किया गया है इसके अंदर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन की है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल होता है कि लॉज को बनाना, रूल को बनाना, लेजिस्लेशन को करना। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट लॉ बना देती है, क्या वो दोस्तों
जो लॉ है कि हमेशा रहेगा या उस पर कोई सवाल उठा सकता है। अगर मान लीजिए लॉ आर्बिट्रेटरी है तो उस फिर क्या होगा? अगर लॉ आर्बिट्रेटरी है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? ये लॉ आर्बिट्रेटरी है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पार्लियामेंट लॉज प्रेज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जितने भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या संविधान में जो प्रोविजन दिए गए उसके अकॉर्डिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको चेक करता है। और अगर हम वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ है तो उस पर क्या लगा दिया है? उस पर क्या लगाया दोस्तों? उस पर स्टे लगा दिया है, बिकॉज जो वक्त बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें वो क्या है? प्राइमा फेसी आर्बिट्रेटरी है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं, 5 ईयर फेथ प्रूफ, क्या है? 5 साल का प्रूफ देना पड़ेगा। चाहे हम मॉक्स की बात करते हैं तो आपको दोस्तों उसका प्रूफ देना पड़ेगा, या हम चैरिटेबल लैंड की बात करते हैं आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, बट प्रिंसिपल नो मैकेनिज्म। जो 5 साल का जो प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे ओके है, ठीक है, बट कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, ये बहुत आर्बिट्रेटरी है। ये क्या है? बहुत आर्बिट्रेटरी। अगर हम सेक्शन 3C की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया 3C क्या है? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर किसी को भी डाउट हो जाए कि ये लैंड वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, तो उसकी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तुरंत क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। ये यूनिलेटरल गवर्नमेंट टेक ओवर है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्या है? टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टाइटल डिस्प्यूट की बात करते हैं दोस्तों, जुडिशरी डोमेन नॉट एग्जीक्यूटिव। अगर हम कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया मेजोरिटी जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स है और लिमिटेड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। वक्फ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, डीड रिक्वायरमेंट नॉट आर्बिट्रेटरी। डीड रिक्वायरमेंट जो है वो आर्बिट्रेटरी नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, मैंने जैसे बताया वक्फ एक्ट 1995 आया जिसके अंदर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्न की जाती थी। तो उसके अंदर क्या होता था? 1995 के अंदर दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया जाता था, वक्फ बोर्ड्स होते थे। कितने मेंबर्स होंगे वक्फ बोर्ड्स में, ये भी इसी एक्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता था, और ट्रिब्यूनल होगा। मान लीजिए दोस्तों मैं आगे एक केस स्टडी लूंगा, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा आखिर वक्फ बोर्ड काम कैसे करता था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2025 का, कि प्रूफ ऑफ इस्लाम देना चाहिए। 5 ईयर्स का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्शन जो 3C है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। गवर्नमेंट क्लेम एंड ऑफ द वक्फ, मोर नॉन मुस्लिम बोर्ड्स होंगे, और मैंडेटरी क्या होगा? डीड फॉर रजिस्ट्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगाया वो क्यों लगाया दोस्तों? बहुत सारे जो इसमें प्रोविजन है वो आर्बिट्रेटरी हैं, और प्रोटेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर एंड बैलेंस द माइनॉरिटी राइट एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट। बहुत सारे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको क्या कर रहा है? उनको वायलेट्स कर रहा है, और जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट हैं उनके साथ बैलेंस बिठाना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम केस स्टडी देखें इसके ऊपर, क्या केस स्टडी है जो एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई मॉस्क है, कोई मस्जिद है, अगर वो 200 साल से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन किसी को डाउट हो जाए ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है, ये जो लैंड है वो स्टेट लैंड है, तो क्या होगा दोस्तों? अगर ये स्टेट लैंड है, अंडर द सेक्शन C की बात करते हैं, मैंने आपको सेक्शन C बताया, जैसे मैंने बताया दोस्तों सेक्शन C के बारे में बताया, अगर किसी को डाउट हो जाए ये गवर्नमेंट लैंड है तो तुरंत जो ऑफिसर होंगे क्या कर देंगे? वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट की लैंड हो जाएगी। अगर हम बिफोर 2025 के अमेंडमेंट से पहले बात करें, अगर किसी को डाउट होता है दिस इज अ गवर्नमेंट लैंड, दिस इज अ स्टेट लैंड, तो 2025 से पहले क्या होता था? अंडर द 1995 एक्ट ये कौन फाइनलाइज करता था? ओनली ट्रिब्यूनल को डिसाइड द ओनरशिप। केवल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता था? ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता था ओनरशिप। अगर हम 2025 की बात करते हैं आफ्टर अमेंडमेंट, तो ऑफिसर डिसीजन अलोन कुड द कैंसिल ऑफ द वक्फ स्टेटस। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ये जो
प्रॉब्लम है जो नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट करता है। नेचुरल जस्टिस को कैसे वायलेट करता है? अगर डाउट हो गया तो क्या होगा, ऑफिसर अलोन क्या कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को। और इसमें ना तो हियरिंग हो रही है, ना तो कोई ड्यू प्रोसेस है, क्या है, ना कोई हियरिंग हो रही है, ना कोई ड्यू प्रोसेस है, नो जुडिशियल चेक, कोई भी जुडिशियल चेक नहीं है। तो ये नेचुरल जस्टिस को वायलेट्स कर रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखें, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है दोस्तों, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जुडिशियल फंक्शन। अगर हम बात करते हैं एजुकेटिव टेक ओवर, वायलेशन ऑफ द सेपरेशन पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका वायलेशन हो रहा है। हेलो हेलो, आगे बढ़ें। बैलेंस व्यू ऑफ द, चलिए आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर रिस्ट्रिक्टेड वक्फ रूल और अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी गवर्नमेंट पावर। तो ये इस पर क्या है, अगर कौन फेवर में है, कौन इसके स्ट्रिक्ट है, जिस पर क्या किया, स्टे लगाया है। वक्फ प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है एज अ डिवाइस ऑफ द हाइड प्रॉपर्टी। जो वक्फ लोगों का ये कहना है, जो इसके अगेंस्ट में जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मिस यूज किया जाता है। जो कैसी प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जो हाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको, और जो प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट एंड द फ्रॉड, प्रोटेक्ट द जेन्युइन गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम द इलीगल क्लेम। अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं दोस्तों, वीकेन द माइनॉरिटी ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, वायलेट द ड्यू प्रोसेस एंड द जुडिशियल रोल। अगर हम बात करते हैं सेट द डेंजरस प्रेसिडेंट, टुमारो गवर्नमेंट को टारगेट द टेम्पल, चर्च एंड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसके अगेंस्ट में कौन है और इसके फेवर में कौन है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, आप मुझे पहले ये बताइए कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है इंडिया की पॉलिटिक्स में। क्या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो घट रहा है, या वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रहा है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कितना है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कितना है। अगर हम इंडेक्स में देखें कि इंडिया कहां पर खड़ी है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन में, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और हमारे पार्लियामेंट में कितनी वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और हमारे अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, आई मीन कितनी एमएलए हैं जो वुमेन है, कौन सबसे ज़्यादा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारा आर्टिकल क्या है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इंडिया लैग, इंडिया क्या लैग कर रहा है। ग्लोबल रैंक समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया कौन सी रैंक में खड़ा है ग्लोबली। हम क्या इंडिया की जो रैंक है वो घट रही है, इंडिया की जो रैंक है या बढ़ रही है, हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये जितने मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ आज, ये सारे जो आर्टिकल हैं दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं फील करता हूँ मोस्ट जो टफेस्ट सब्जेक्ट है वो जीएस पेपर 2 है। अगर आप जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स की बात करते हैं, ग्लोबल रैंक की बात करते हैं, इंडिया क्या खड़ा है। अगर हम टोटल 193 कंट्रीज देखें तो उसमें हमारा जो नंबर है दोस्तों कितना है, 148 नंबर है। काफ़ी दोस्तों बेकार नंबर है, बिकॉज 193 में अगर हम 148 में खड़े तो इसका मतलब ये है वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ख़राब है। वुमेन कितनी रिप्रेजेंटेशन है वो हम आगे देखेंगे, पंचायत में कितना रिप्रेजेंटेशन है, असेंबली में कितना रिप्रेजेंटेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ें हम दोस्तों देखने वाले। तो हमने ये देखा ग्लोबल लेवल पे इंडिया की कितनी रैंक है, 148 रैंक है। अगर हम एशियन रैंक की बात करें, एशियन रैंक में इंडिया की कितनी रैंक है, 47 में से 31 रैंक है। तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भी काफ़ी खराब रैंक है। हाईएस्ट इन स्टेट असेंबली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट नंबर है वहाँ पर, जहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन
कितना है, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों 18% है। अगर हम लोएस्ट की बात करें, सबसे कम जो है पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कहाँ का है दोस्तों, वो मिजोरम का है। मिजोरम में कितना है दोस्तों, 0%। कोई भी वुमेन नहीं है वहां पर। चाहे हम एमएलए की बात करते हैं, नो एमएलए, वुमेन नहीं है कोई भी एमएलए। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए है जो वुमेन है, तो बहुत ही खराब है। सबसे ज्यादा कहाँ है, छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इन द असेंबली। अगर हम वुमेन रिजर्वेशन की बिल की बात करते हैं, जो 2023 में आया, जो वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है, तो वुमेन रिजर्वेशन में कितना परसेंट रिजर्वेशन जो सीट्स हैं या जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर हम स्टेट असेंबली की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितनी नंबर्स ऑफ सीट्स हैं जो रिजर्व की गई हैं वुमेन को, वो कितनी है दोस्तों, 33% सीट्स को रिजर्व किया गया है। अभी दोस्तों जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर का क्या कंसर्न्स हैं, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, लैक ऑफ कमिटीज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, और हम कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स में बात करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 15(3) क्लॉज क्या कहता है। अगर हम आर्टिकल 19A की बात करते हैं, तो आर्टिकल 19A क्या कहता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत इज लाइक अ बाइबल ऑफ द पॉलिटी, आपने ये जरूर सुना होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर इजी लैंग्वेज में कमेंट्री टाइप में क्या किया हुआ है, पॉलिटी को लिखा गया है। एवरीवन लाइक्स लक्ष्मीकांत इफ यू प्रिपेयरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, बिकॉज लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। लॉ के सामने सब एक समान है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन वो क्या है, लॉ के सामने सारे लोग इक्वल हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अगर हम बात करते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 15 क्लॉज कहता है कि जो वुमेन के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए। अगर वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उनको एक स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहिए, उनके लिए लॉ बनाने चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, उनके लिए स्कीम बनाना चाहिए, उनके लिए रेगुलेशन बनाना चाहिए। तो सारे जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 39A की बात करते हैं, तो आर्टिकल 39A कहता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। इक्वल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ, जितना मेल को पार्टिसिपेशन मिल रहा है, उतना ही वुमेन को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो वुमेन की स्थिति अगर हम वैदिक पीरियड से बात करते हैं, तो काफ़ी खराब रही है। उनको सेक्रीफाइस में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको हमेशा डिग्रेड करके रखा गया है। तो इसलिए वुमेन के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको भी हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। गांव में क्या कहते हैं दोस्तों, गांव में कहते हैं वुमेन जो है सिर्फ चौका सब्जी बनाने के लिए पैदा हुई हैं, या फिर घर का काम करने के लिए पैदा हुई हैं, खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जो 2 लेडी हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कुक कर दिया। इसलिए कभी भी वुमेन को अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं। अगर हम केस स्टडी देखें अपनी क्लास के लिए, तो केस स्टडी क्या है हमारी क्लास के लिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लें, शोज द प्रोएक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, हाईएस्ट वुमेन एमएलए, 18% वुमेन जो हैं वो एमएलए हैं इन द छत्तीसगढ़। अगर हम बात करते हैं मिजोरम का एग्जाम्पल, मिजोरम में दोस्तों सबसे लोएस्ट नंबर है, 0 जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो कितने, 0% एमएलए हैं, कोई भी वुमेन वहां पर एमएलए नहीं है। इलस्ट्रेटेड वेरियर्स इन स्मॉलर स्टेट्स। ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, अगर हम ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है
पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है कौन से कंट्री में दोस्तों, अगर हम रवांडा की बात करते हैं 61% वुमेन इन पार्लियामेंट, और मैक्सिको में कितनी है 50%। रवांडा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स या हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट इन रवांडा। मैक्सिको हैज 50% कितनी है वुमेन पॉलिटिक्स में है। आगे बढ़ें, आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों और चैलेंजेस क्या है कि आखिर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों बढ़ाना चाहिए और उनके सामने चैलेंजेस क्या है। अगर दोस्तों हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं या डाइवर्सिव पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, आपने सुना होगा अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, या हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वर्कफोर्स में बढ़ेगा तो हमारी जो जीडीपी है वो डबल हो सकती है। और आप देखते होंगे आए दिन पार्लियामेंट में क्या होता है, आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, आपको लोग वॉकआउट कर जाते हैं पार्लियामेंट से। अगर वुमेन आएंगी तो क्या होंगे, वुमेन की वजह से पार्लियामेंट का जो वर्क है, पार्लियामेंट का जो काम है और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए और डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अगर मैम कुछ केसेस जो होते हैं वुमेन से रिलेटेड होते हैं, वुमेन के लिए से रिलेटेड होंगे, तो क्या अगर कम वुमेन होंगी क्या वो उन टॉपिक को उठा पाएंगी, क्या उन इशू को उठा पाएंगी पार्लियामेंट के अंदर? नहीं। तो इसलिए इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए, बेटर फोकस ऑन सोशल इशूज। जो अगर हम बात करते हैं वुमेन क्या करती हैं, जितने भी सोशल इशूज हैं वो अच्छे से सामने रख पाएंगी। हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई और जेंडर स्टेट्स की बात हो गई। स्ट्रेंथ इन द डेमोक्रेसी, इससे क्या होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। और जो ग्लोबल कमिटमेंट है, एसडीजी हो गई, CDAW हो गया, ये सारे ग्लोबल कमिटमेंट टाइम पर हो पाएंगे। कंसर्न क्या है और चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड कंसर्न। अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इन पॉलिटिक्स में, रिप्रेजेंटेशन में बिकम द टोकेनिज्म इफ वुमेन हैव नो रियल पावर। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं दोस्तों, नॉट अ नॉमिनेटिंग वुमेन इन विनेबल सीट। सोशल कल्चरल बैरियर है, पैट्रार्की, फैमिली रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, और डिलिमिटेशन डिले है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और सर्टेन। जो दोस्तों लॉ आया है तो उसमें क्या है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, जब तक वो जो रिजर्व सीट रखी गई है 33% वुमेन के लिए, वो भी नहीं हो पाएंगे। ईडी कन्विक्शन रेट अंडर द PMLA। अगर हम दोस्तों बात करें कि कन्विक्शन रेट कितना होता है, प्रिवेंशन एंड लॉन्ड्री जो एक्ट है जो 2002 में आया दोस्तों, उसके अंदर हम कन्विक्शन रेट कितना है दोस्तों, हम ईडी की बात करते हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अगला जो आर्टिकल है हम देखने की कोशिश करते हैं, ईडी कन्विक्शन रेट अंडर द PMLA। तो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है 2002 का, उसके अंदर कन्विक्शन रेट कितना है दोस्तों। तो कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें, 50 कन्विक्शन आउट ऑफ द 53 PMLA केसेस। तो जो ईडी क्या कह रही है, ईडी कह रही है जो कन्विक्शन रेट है वो कितना है, कन्विक्शन रेट है 94%। अगर हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, 34,000 करोड़ रिटर्न विक्टिम। अगर अब टारगेट की बात करें दोस्तों, टारगेट कितना है PMLA के अंदर, जो टारगेट है दोस्तों 15,000 करोड़ रिस्टिट्यूशन। कितना, 15,000 करोड़ को रिस्टिट्यूशन किया है। सहारा केसेस की बात करें, जो रिस्टिट्यूशन ड्यू टू द ईडी वर्क कॉन्फ्रेंसिस की बात करते हैं, 32 क्वार्टरली मीट इन द श्रीनगर। फोकस एरिया क्या है दोस्तों PMLA के अंदर, व्हाट आर द फोकस एरिया। फोकस एरिया जो है दोस्तों, फास्ट ट्रैकिंग PMLA ट्रायल होने चाहिए। जितने भी PMLA के केसेस हैं उसका क्या होना चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होना चाहिए, एक्सपेंडिंग होना चाहिए, और जो एसिड रिकवरी एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द IBC एंड PMLA टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है या कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की बात करते हैं तो वो क्या है। अगर हम दोस्तों आर्टिकल 300A की तरफ देखते हैं तो आर्टिकल 300A क्या कहता है, आर्टिकल 300A कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। आपको जैसे पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट। अर्लियर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट,
बट उसको क्या कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया और आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, वो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, एसिड द सीज मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 क्या करता है कि आर्टिकल 14 कहता है लॉ के सामने सारे लोग क्या हैं, समान हैं। एलिगेशन ऑफ सिलेक्टिव टारगेटिंग नीड स्क्रूनिटी। जुडिशियल ओवरसाइट की बात करते हैं तो दोस्तों कन्विक्शन ओनली बिया द स्पेशल पीएमएलए कोड। फेडरलिज्म क्या कहता है, ईडी इज अ सेंट्रल एजेंसी, स्टेट्स ऑफन एलिज ओवररीच। केस स्टडी की बात करते हैं, केस स्टडी अप्रोच क्या है, व्हाट इज द केस स्टडी अप्रोच। अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं, सहारा केस 25,000 प्लस करोड़ सोज ईडी पॉजिटिव साइड ऑफ द एसिड रिस्ट्रिक्शन। पॉलिटिकल लीडर्स आर दोस्तों रेजेज द कंसर्न अबाउट द मिसयूज और एनसीएलटी आईबीसी वर्सेस पीएमएलए कन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे देखें, कंपनी इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, क्रेडिटर क्लेम एसेट्स, ईडी अटैच एसेट अंडर द पीएमएलए और क्लैश बिटवीन द क्रेडिटर राइट एंड क्रिमिनल लॉ। आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों, ईडी का रोल को सपोर्ट क्यों करते हैं लोग और अगेंस्ट में कौन कौन है दोस्तों। हाई कन्विक्शन रेट शोज क्रेडिबिलिटी। जितना कन्विक्शन रेट जो ईडी बता रही है 94%, तो इससे क्या होगा, जितना हाई कन्विक्शन रेट होगा उतना ही ईडी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जो फाइनेंशियल सिस्टम है फ्रॉम ब्लैक मनी एंड टेरर फाइनेंसिंग, उससे क्या कर रही है, ईडी प्रोटेक्ट कर रही है। और जो विक्टिम क्या कर रही है, रिकवर कर रही है 34,000 करोड़ और इनहांस द ग्लोबल कंप्लायंस एफएटीएफ ऑब्लिगेशन। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न क्या है दोस्तों, वेरी फ्यू केसेस रीच द ट्रायल स्टेज। और एलिगेशन क्या है दोस्तों, ये पॉलिटिकल वाइज है और हार्श बेल कंडीशन है अंडर द पीएमएलए सेक्शन 45 क्रिटिसाइज बाय द एससी अर्लियर, कॉन्फ्लिक्ट विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। नेक्स्ट आर्टिकल, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है दोस्तों। हमारा दोस्तों ये लास्ट आर्टिकल है। तो लास्ट आर्टिकल क्या है, एससी ऑन द एंटीसिपेटरी बेल इन द कास्ट क्राइम। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी जो बेल है उस पर कास्ट क्राइम पर क्या कहा है। एफआईआर की बात करते हैं, assault plus the caste abuse, molestation, looting, threat to the one abuse linked to the assembly board choice। सेशन कोड क्या है दोस्तों, रिजेक्टेड कर दिया एंटीसिपेटरी बेल, प्राइमा फेसी कास्टियर इंटेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या, ग्रांटेड बेल को ग्रांट कर दिया, कॉल्ड एलिगेशन पॉलिटिकल मोटिवेटेड, एग्जेजरेट और एससी ओवररूल्ड, रीस्टोर द बार ऑन द एंटीसिपेटरी बेल। अगर हम लीगल प्रिंसिपल की बात करते हैं दोस्तों, लीगल प्रिंसिपल इज वाई इज एंटीसिपेटरी बेल बैंड। जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको बैन क्यों किया गया है। सेक्शन 18 की बात करते हैं, एससी एसटी जो एक्ट है 1989 का, तो उसमें क्या गया था, एंटीसिपेटरी बेल को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था। प्रोटेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द थ्रेट, इंटिमिडेशन और रिटेलिएशन। एससी प्रेसिडेंट क्या है, एससी का जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट क्या है, अगर हम देखें दोस्तों, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस द रामकृष्णा बलोतिया वॉर बैलेड। बिलास पवार की बात करते हैं दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल एक्सक्लूडेड ए प्राइमा फेसी केस। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, लिमिटेड स्कोप ऑफ द जुडिशियल स्क्रूनिटी बट वार स्टैंड्स। आगे बढ़ें, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं तो बेल स्टेज इज नॉट इक्वल टू मिनी ट्रायल। कोर्ट्स मस्ट ओनली चेक द प्राइमा फेसी केस, नॉट वेग एविडेंस। पब्लिक व्यू टेस्ट क्या है दोस्तों, इंसल्ट द आउटसाइड हाउस, विजिबल द अदर्स, कास्ट एट्रोसिटी। इलेक्टोरल रिटेलिएशन क्या है दोस्तों, टारगेटिंग द SC/ST फॉर वोट चॉइस एंड ऑफेंसेस। इंडिपेंडेंट विटनेस, रिकवरी ऑफ वेपन्स, मेडिकल रिपोर्ट, करोबरेट एफआईआर। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। आर्टिकल 14 की बात करें दोस्तों, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, कास्ट क्राइम्स आर द डिस्टिंक्ट क्लास। आर्टिकल 21
no violation of the personal liberty since the restriction protect vulnerable committees. Directive principle क्या align with the social justice protection of the weaker section. Argument for war on anticipatory bail and concern and criticism. क्यों बैन किया गया था दोस्तों? प्रोटेक्ट द विक्टिम ऑफ फ्रॉम इंटिमिडेशन, इंश्योर द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड इन जस्टिस सिस्टम एंड कास्ट क्राइम सिस्टमैटिक नॉट आइसोलेटेड नीड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन. Possibility of the false motivational cases stick the war many conflict with individual liberty under the Article 21. Burden on courts carefully apply prima facie test without the misuse. तो दोस्तों ये था हमारा आज वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो. थैंक यू गाइस. बाय बाय. सी यू नेक्स्ट वीडियो.